सो एक जनरल नोशन से स्टडी कर लेते हैं बच्चों, व्हाट एग्जैक्टली इस कैपेसिटर, हम अपनी लैंग्वेज में कैसे इसको पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बच्चों इसके फॉर्म में पढ़ाया हुआ है ना। ये एक बकेट जैसे एग्जांपल से, अब बकेट जिसमें टैप वाटर से अपन पानी वगैरह भरते हैं, याद करो जब लेक्चर शुरुआत कराए थे मैंने आप लोगों को, बकेट था। सो दिस बकेट वाज हैविंग अ कांस्टेंट कैपेसिटी सी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? कैपेसिटी और यू कैन से कैपेसिटेंस, इसका कुछ डायमेंशन होगा, जैसे मान लो रेडियस हो रहा है, डेप्थ हो रहा है, एंड एज सून एज यू पुट सम वाटर इनटू इट, इट्स लेवल विल गेट राइज। देखो ना बच्चों क्या कह रहा है टीचर, समझ लो यहाँ तक का पानी भरा हुआ है, तो बोलोगे सर पानी का अमाउंट को अपन चार्ज बोलते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाता है, एक वी का टर्म आता है, फिर ऊपर से थोड़ा और पानी गिराएंगे अपन टैप वाटर खोल के, तो कितना हो जाएगा वो डी क्यू। तो उससे हल्का सा बच्चों और लेवल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? If you just convert the same logic for our capacitor, then it will be very easier for us to understand. मैं बताता हूँ कैसे करना है बच्चों। इन द सेम मैनर इफ यू गो एंड स्टडी द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप क्या बोलोगे कि सर पैरेलल प्लेट को पढ़ने के लिए क्या करना होता है, इसको एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देना होता है ना। आई गेस सबको इतना समझ में आ रहा होगा। द फर्स्ट थिंग विच विल बी डन हियर, यहाँ प्लस का सिंबल होगा, यहाँ प्लस का होगा बच्चों, एक पॉजिटिव का चार्ज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फिर एक प्लस का चार्ज यहाँ पे सेटल डाउन करेगा, एक और चार्ज आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर देर आर टू पॉजिटिव चार्जेस, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, बट यहाँ पे एक एक्सटर्नल जो ईएमएफ है, एक्सटर्नल जो बैटरी है, फोर्स एक्सटर्नल ड्यू टू बैटरी, वो बैटरी वाला जो फोर्स होगा वो इस प्लस के चार्ज को यहाँ पे बैठाता चला जाएगा, और इस तरह आपका जो चार्ज है कैपेसिटर, उसकी एक प्लेट पे प्लस और दूसरे प्लेट पे बच्चों माइनस आता जाएगा। एंड यू ऑल नो व्हाट इज कैपेसिटेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं रफली पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो क्या बोलोगे, सर आपने बता रखा है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है सभी को। उससे कैपेसिटी भी मालूम है अपन को कितनी हो जाती है, वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, वी आर जस्ट studying what exactly the energy stored inside the capacitor। तो एनर्जी स्टोर कैसे पढ़ाया जाता है, लेट अस मूव बैक टू द चैप्टर 1 एंड 2 जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है बच्चों। कभी भी कोई एक्सटर्नल वर्क डन करता है तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। और अगर कोई इंटरनल वर्क डन करता है तो नेगेटिव डाल करके होती है बच्चों लोग, ये मेरे ख्याल से पूरी क्लास जानती है। whenever we do external work done on a conductor, on a capacitor, it gets stored in the form of potential energy। ये लाइन याद रहेगी अपन को सभी को। तो कैसे पढ़ोगे, सर इस साइड प्लस का चार्ज है, इस तरफ माइनस का चार्ज है, टीचर्स क्या बोलेंगे इसको, वी पॉजिटिव है, वी नेगेटिव, मतलब डेल्टा वी का टर्म होगा। डेल्टा वी होने से बच्चा लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ट्रैप हो जाती है, और कोई भी दो कंडक्टर अगर अपने अंदर फील्ड रख लेते हैं देन दे विल बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। तो एक साइड बच्चे लोग मेरे पास सिग्मा प्लस का आता है, एक साइड सिग्मा माइनस का आता है, चाहो तो क्यू प्लस और क्यू माइनस भी लिख सकते हो। और इसकी जो थ्योरी वाली लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, द वर्क डन, मैं लिखता हूं फटाफट, द वर्क डन, ठीक है, इन स्टोरिंग चार्ज, चार्ज को स्टोर करना है में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इजी लाइन है, इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बॉयज एंड गर्ल्स समझ रहे हो ये वाली लाइन? इस टॉपिक में कैसे इसको अपन इम्प्लांट करेंगे, इमेजिन कर लो ना बच्चों कि ये जो बैटरी है ना, इससे जो आपने कनेक्शन किया तो वहां पे एक स्विच था, उस स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे तो चार्ज यहाँ पर बनने लग जाएंगे। द पॉजिटिव चार्ज विल बी स्टेइंग रिसाइडिंग एट द पॉजिटिव प्लेट, और जो नेगेटिव वाले होंगे बच्चों नेगेटिव पे जाना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके चार्ज बढ़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब है किसी इंस्टेंट पर चार्ज होगा उसको आपको क्यू बोलना है, और जो एडिशनल चार्ज आ रहा है उसको आपको डी क्यू बोलना है। तो वहीं से अपन डेरिवेशन शुरू करेंगे, या कोई हाउस होल्ड एग्जाम्पल देगा टीचर आपको तो बोलेगा भाई साहब अगर आपके बकेट में थोड़ा पानी भरा है तो उसको क्यू मान लो, और थोड़ा अपन ने अगर टैप को ओपन करा तो थोड़ा सा पानी और आएगा तो उसको डी क्यू मान लो। उस थोड़ा सा पानी लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको डी डब्ल्यू मानना पड़ेगा, ये वाले वर्क डन को। बात समझ रहे हो? उस पर वोल्टेज कितना रहेगा बच्चों, वी। तो मैं लिखता हूं, लेट कंसिडर, लेट कंसिडर द
potential difference due to, let's consider the potential difference due to the charges is V, ठीक है. Now the work done, in bringing dq charge will be, चलो 10th क्लास में चलते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों. मुझे बताओ पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था 10th क्लास में, एनीवन, और इन 12th क्लास जनरल पोटेंशियल क्या होता है, कहीं से ही बता दो. पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट ना बच्चों. और वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, है ना. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहीं से बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई मार के बताओ. तो एक कॉमन नोशन निकलता है कि वर्क डन होना चाहिए V इंटू क्यू, राइट. इसी को अपन डिफरेंशियल फॉर्म में बोलेंगे. जो वर्क डन कहलाएगा बच्चों वो DW कहलाएगा. देयरफॉर योर वर्क डन विल बिकम, पे अटेंशन एवरीवन इन द क्लास, DW के बारे में बता रहा हूं मैं. DW विल बी, V होगा, इस कंटेनर को देखो, इस पे पोटेंशियल कितना है V, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया है DQ. यहां से शुरू करना है बच्चों अपन को. दिस आई विल फ्रीज दिस इक्वेशन. Once I know that potential is work done per unit charge, मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है बच्चों, बोलो यार, V इंटू क्यू आ रहा है. अब अगर इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, W की जगह पे आ जाएगा DW, यहाँ V आ जाएगा एंड इट विल बी DQ. अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द DQ, तो बोलोगे सर DQ चार्ज को लाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है उसी को DW बोलेंगे, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा वर्क डन मिल जाएगा, ताकि हमें पूरी एनर्जी मिल सके. सो बस यही बोलेंगे अपन, द वर्क डन गेट्स, बड़ा इजी फॉर्मूला देने वाला हूं बच्चों मैं आप लोगों को, बहुत इजी है. द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, बोलो 12th क्लास, वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो एक पेज पहले से लिख रखा है आपने, DW का मतलब होता है V डॉट DQ. इसको वही बकेट वाले एग्जांपल से पढ़ लो बच्चों, ठीक है. इफ यू हैव डिफरेंशियल वैल्यूज ऑन बोथ द साइड्स ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है हमें. इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों 0 से लेकर W तक का. और इमेजिन कर लो कि ये जो टैप वाटर आपने खोला था तब पूरा बकेट आपका खाली था, धीरे धीरे करके ये बकेट भरना शुरू हो गया. तो चार्ज की वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी, बताना मुझे कोई. चार्ज जाएगा 0 से लेकर के Q तक. आया समझ में 12th क्लास. और इससे अपन आगे बढ़ जाएंगे करना. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, जब इंटीग्रेशन करने के लिए कोई नहीं होता है तो 1 का करते हैं. 1 मतलब फंक्शन अपनी वैल्यू रख देगा और आपका वर्क डन आ चुका है बच्चा लोग 0 से लेकर W. राइट साइड में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, V को अपन को थोड़ा बहुत मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. V को और कैसे लिख सकते हैं अपन, आकाश एंड माधव, वी कैन राइट इट एज Q बाय C, ठीक है. V कितना हो गया बच्चों, Q बाय C, इसको यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा Q बाय C टाइम्स ऑफ DQ. 0 से लेके कहां तक चले जाएंगे अपन, Q तक. किस किस को आई इक्वेशन समझ में बच्चों, पूरे डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोगों को कि कैपेसिटी जो कैपिटल C वाला है ना वो कांस्टेंट है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपना W रहेगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा 1 बाय C. इंटीग्रेट खाली किसका हो रहा है पता है, Q डॉट DQ का हो रहा है, और 0 से लेके Q तक का हो रहा है. मैथ्स और साइंस, मैथ्स और बायो दोनों वाले बच्चों एक इंटीग्रेशन याद रखो, आपको 12th में बहुत हेल्प करेगा. हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों x टू पावर n डॉट dx का ना, तो पता है क्या करना होता है अपन को, x की पावर में जो n दिया हुआ है ना उसको एक बढ़ा देते हैं अपन, तो n+1 हो जाता है, और जो भी यहाँ पे आ रहा होता है बच्चों वो नीचे आ जाता है n+1. और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से लेके Q तक होती हैं. तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना होता है फ्रॉम 0 टू, अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ मैथमेटिक्स में तो मुझे यहाँ पे x लिखना चाहिए था. इज दिस क्लियर बच्चों? आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. So if you use this formula here in this particular section, you will be able to find the work.
तो बच्चे लोग वर्क अपना मिल गया, आंसर क्या दिक्कत है आप लोगों को, 1/c लिखा हुआ है सर ने, q की पावर 1 कर दो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, वो नीचे कितना आ जाएगा 2। तो यही तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लोग, q²/2c। अब w को मैं जानबूझ के अगली लाइन में क्या लिखने लग जाऊंगा, एनर्जी, और मेरा आंसर आ चुका है बच्चों। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड और द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज q²/2c। सबको आना चाहिए समझ में बच्चों ये। द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और हर कैपेसिटर के पास इतना एनर्जी स्टोर रहेगा जो डिपेंड करेगा कितना चार्ज है उसके पास और कितनी उसके पास कैपेसिटी है। कई सारे न्यूमेरिकल में ये सेम जो फॉर्मूला है ये दो पार्ट में पूछा जाता है, दो पार्ट में अलग अलग करके, तो मैं वो लिख कर देता हूँ आप लोगों को। बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल रहा है हम लोगों को, उसका नाम है यू की वैल्यू बोलो कितनी हो रही है, q²/2c। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार q को एलिमिनेट कर दो और एक बार c को एलिमिनेट कर दो, तो बोलोगे सर इसके दो फॉर्मूले बन जाएंगे, आपको बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग q बराबर cv। ये तो पता होगा अपन को, डे 1 से कराते जा रहा हूं मैं, q इक्वल cv होता है। इसको न्यूमरेटर में रख के दिखाओ कितना हो जाएगा, cv का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। आंसर बोलो। ओके वेरी गुड, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक सी से बच्चों ऊपर सी चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा cv का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बोलूं कैपेसिटी को रिप्लेस करो, तो कैपेसिटी का मतलब होता है q/v, देखो अच्छे से, और उसकी वैल्यू को बच्चों डिनोमिनेटर में डाल दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में q² लिखा और यहाँ हो जाएगा, बोलते जाइए q/v, q से q कैंसिल हो जाएगा, आंसर बोलो। आया क्या समझ में बच्चों, आया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नाउ आई एम हैविंग 3 फॉर्मूलाज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक तो बच्चों होता है q²/2c, दूसरा होता है 1/2cv², और थर्ड होता है बच्चे लोग 1/2, मुझे यहाँ स्मॉल लिखना चाहिए, मैंने पूरे फॉर्मूले में स्मॉल यूज करा है ना, तो 1/2 q/v। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ बच्चे लोग इसको याद कर लेना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत चीजें मिलेंगी। आपको पहचानना कैसे, अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज दिया है, कैपेसिटी दी है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, सी दिया है, वी दिया है, ये इस्तेमाल करना, और अगर क्यू और वी दिया है तो बच्चों ये इस्तेमाल करना। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे आंसर मिल जाएगा, बट ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कैपेसिटर के अंदर जब वर्क डन किया जाता है चार्ज स्टोर करने में, तो बच्चों एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इस टॉपिक के एंड बच्चों एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, वो क्या कॉन्ट्रडिक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेपर में ये 1 मार्क में रीजनिंग में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, उसको ऐसे ही समझ लेने से बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं इसकी हेडिंग ही कॉन्ट्रडिक्शन डाल के कर रहा हूं, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कॉन्ट्रडिक्शन। बच्चों इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये कहता है कि जब हम 10th क्लास में थे ना, तो हमें बताया जाता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला आता है q/v। आता ही नहीं आता बच्चों, इसका फॉर्मूला आता है q/v। लेकिन अगर ये वर्क डन कर लिया गया है तो यही वर्क डन तो एक्सटर्नल वर्क डन कहलाएगा। तो क्वेश्चन ही पूछा गया है कि द एक्सटर्नल वर्क डन, सिंस एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ रहा है बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले से, बोलो q/v आ रहा है। बट एक पेज पहले अगर चल के देखूंगा तो मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पे हाफ qv। सो व्हाट इट इज सेइंग दैट, आपके पास जो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ना, 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कोई बैटरी लगा दी जाए तो वो बैटरी जितना काम करेगी ना बच्चों, उसका 50% काम ही फ्रूटफुल है, बाकी काम मेरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आप मोबाइल फोन से चार्ज करते हो अपने सेल फोन को ना बच्चों, तो देयर इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस। आप देखते हो आपका चार्जर हीट करता है, आपको मोबाइल बहुत ज्यादा हीट करने लग जाता है। द रीजन बिहाइंड इट, इट इज नॉट इफेक्टिव यूटिलाइजिंग 100% ऑफ वर्क। 100% वर्क वो यूटिलाइज कर ही नहीं रहा बच्चों, नहीं कर पा रहा 100% वर्क यूटिलाइज। क्यों नहीं कर पा रहा, तो ये 10th का बच्चा बोलेगा सर वर्क का तो ये फॉर्मूला है, और आपने आज फॉर्मूला जो प्रूफ करा हुआ है ना, आपने आज फॉर्मूला यू प्रूफ करा हुआ है 1/2 इंटू QV लिखा हुआ है। ठीक है, तो आधा पोर्शन किस में आ रहा है, काम में आ रहा है। समझ में आया बच्चों।
तो इसको ऐसे अपन एक्सप्लेन करेंगे, आधा कहाँ चला गया। तो बच्चों तो रिमेनिंग वर्क जो बचता है ना वो हीट में, हीट डिसिपेशन में चला जाता है, हीट डिसिपेशन में जो रिमेनिंग वर्क है वो निकल जाता है। तो इफ एनीवेयर 1 मार्क क्वेश्चन और आपसे कोई रीजनिंग पूछता है कि 10th क्लास और 12th क्लास में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है एनर्जी पढ़ते वक्त, तो बोलेंगे सर हाफ वाला यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू वी प्लस 1/2 इंटू क्यू वी। यू नीड टू से दैट ये जो हाफ पोर्शन है ना बच्चों ये इसके पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, जो बैटरी अपनी चार्ज हो जाती है। और आप लोगों ने बच्चों कभी ना कभी नोटिस किया होगा जब फोन थोड़ा पुराना हो जाता है या अपन फास्ट चार्ज वगैरह करते हैं या किसी चीज को चार्ज करते हैं ना बच्चों, तो उसमें हीटिंग होती है। बिकॉज कोई इंसान चाहेगा नहीं कि जहाँ पे ऑलरेडी प्लस का है उस पे एक और प्लस का आ जाए, इसको रिपेल मारेगा। बात समझो मेरी क्या बोल रहा हूँ। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा, और यहाँ इसकी वजह से बच्चों रेजिस्टिव वर्क की वजह से जो आधा वर्क डन है वो आपका वेस्ट हो जाता है, एंड इट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और या उसको बोलते हैं हीट डिसिपेट कर गया। हीट क्या कर गया बच्चों लोग, डिसिपेट कर गया। सबसे पहले तो बच्चों लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम से एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, हाँ या ना? तो बोलोगे सर जी पढ़ाया हुआ है। जब अपन ने दो चार्जेस को कनेक्ट कर दिया था, दो कंडक्टर्स को, तो उस पर चार्ज निकल के जाता था, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट है ना। तो वही चार्ज जब जाएंगे बच्चों एक बॉडी दूसरी बॉडी पर ना, तो कितना एनर्जी का लॉस हो जाएगा आपको लॉस निकालना है। मतलब आपको बच्चों यहाँ पे डेल्टा यू का टर्म निकालना है। और अगर मैं मैथमेटिक्स का टीचर बन जाऊं और आपसे बोलूं कि लॉस का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे सर शुरू में ज्यादा वैल्यू थी और बाद में कम वैल्यू हो गई, राइट? तो हमेशा अपन डेल्टा लिखते हैं ना बच्चों, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, यहाँ पे उल्टा करना होता है। इनिशियल वैल्यू बड़ी आएगी और उससे अपन फाइनल वैल्यू को माइनस करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन बच्चों आपके पास दो कंडक्टर दिए रहेंगे। तो पहले वाले कंडक्टर के पास जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी C1 और सेकंड वाले के पास कितनी हो जाएगी C2। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर जंपिंग इनटू द प्रॉब्लम आप पहले इस डायग्राम को समझो। नीचे बकेट के फॉर्म में बताया गया आपको। मान लो सर के पास दो बकेट हैं और फर्स्ट वाली जो थिन बकेट है उसके पास ज्यादा पानी भरा हुआ है। देखो when you do a mechanical connection between both of them, और ये दूसरे वाले के पास बच्चों बहुत कम पानी है या पानी ही नहीं है समझ लो। कई बार ऐसा होगा कि अनचार्ज लिखा होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे पहले वाले के पास V1 पोटेंशियल है, दूसरे वाले के पास कितना हो जाएगा V2। पहले वाले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी C1 और इसके पास कितनी हो जाएगी C2। कैपेसिटी बच्चों मार्केट में मिलती है अपन को, है ना? बकेट लेने जाऊंगा बोलेगा ना वो 30 लीटर्स का है, 40 लीटर्स का है, 50 लीटर्स का है। एक कॉमन बात अगर मैं बोलूं, कनेक्शन कर देने से क्या होने लग जाएगा, यू विल से दैट कि सर चार्जेस जाएंगे फर्स्ट से लेके सेकंड पे, राइट और रॉन्ग? राइट बच्चों। इनिशियली जो चार्ज होंगे फर्स्ट वाले पे उसको बोलोगे आप Q1, और इसके पास जो चार्ज होगा बच्चों लोग उसको बोलोगे आप Q2। और जब हो जाएगा इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो एक फाइनल चार्ज मिलने लग जाएंगे दोनों के ऊपर। तो ये रहेगा इसका फाइनल चार्ज और ये रहेगा बच्चों इसका फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज को हमेशा अपन लोग Q1 डैश से देखते हैं और यहाँ पर Q2 डैश से देखते हैं। रियल लाइफ में पानी बच्चों वेस्ट नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर कनेक्शन किया होगा, लेकिन फिजिक्स में अपन जब भी किसी एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के ऊपर लेकर जाते हैं बच्चों फिजिकल ऐसा वायर से, और यहाँ पे चार्ज बना रहेगा बच्चों इस तरह से, दिख रहा है सभी को? तो उस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे और बाद में जाके इसके पास भी आपको चार्ज दिखने लग जाएंगे, है ना? इतना समझ लो बस। तो मेरा ये कहने का मतलब है व्हेन द चार्ज विल गो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज वहां पर वर्क डन करना पड़ेगा ना। और वर्क डन मैंने बताया आपको अभी एक पेज पहले, दैट वर्क डन इज नेवर जस्टिफाइड। हाफ पार्ट ही वर्कफुल रहता है और हाफ पार्ट किसमें काउंट होता है बोलो? हीट में या वेस्ट हो जाता है। मान लो अपनी गाड़ी में बैटरी लगी होती है, बाइक वगैरह हो, स्कूटी वगैरह हो, तो बैटरी बेचारी आधा काम ही कर पाती है, 50-60%। बाकी कहाँ चला जाता है? कहीं ऑक्सीडेशन हो जाता है, कहीं हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल बनने लग जाते हैं, बहुत सारे हीट डिसिपेट कर जाता है, एंड नोबडी वर्क्स परफेक्टली। आपका इंजन बच्चों हीट करता है काम करते वक्त, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा ये सब थर्मोडायनेमिक्स में। तो ब्रिंग द सेम टॉपिक हियर, आपको ऐसा बोलना है कि सर स्टार्टिंग में जो इसके पास पोटेंशियल होगा वो कितना होगा V1 और बाद में कितना हो जाएगा V2।
और हमको लिखना है चार्ज फ्लो कब तक करते हैं, V1 डैश बराबर कितना हो जाएगा V2 डैश, उसको बोलते हैं बच्चों एक कॉमन पोटेंशियल। कहते ही नहीं कहते कॉमन पोटेंशियल, तो बोलोगे सर बिल्कुल कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। चार्जेस विल फ्लो अंटिल कॉमन पोटेंशियल। चार्जेस मैं पूरा पूरा लिख के दे रहा हूँ, ये लेंदी डेरिवेशन है पता है, इसका हाफ पार्ट पहले पढ़वाया जा चुका है आपको, अभी अपन उसको एनर्जी के फॉर्म में करेंगे। चार्जेस विल फ्लो अंटिल, बोलो बच्चे लोग, until common potential. Okay, so in again going back to the my question, मेरे पास स्टार्टिंग में चार्ज कितना था बच्चों, बोलोगे Q1, और बाद में कितना हो जाएगा Q2। फिर आप बोलोगे चार्ज कंजर्व भी रहता है तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा बच्चे लोग, तो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको आप एक नॉर्मल Q बोल देना या बड़ा वाला Q बोल देना, ब्रैकेट में यहाँ पे टोटल लिख देना। समझ आ रहा है क्या 12th क्लास? तो फिर लिखना है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कॉमा, ये सब लोग ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, द इनके पास जो एनर्जी होगी ना बच्चों, द एनर्जी विल डिक्रीज, इनके पास क्या हो जाएगी बच्चों, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। और देयरफॉर आप बोलोगे सर जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, स्टूडेंट्स इफ आई एम गेटिंग सम लॉस, इसका मतलब क्या है, मुझे ना इनिशियल वैल्यू पहले लिखनी चाहिए और फाइनल वैल्यू बाद में। कितने बच्चे इस बात से अग्री करते हैं, सही होगा ये, राइट। तो देयरफॉर मुझे आप लोग ही बताना, फिर अपन आगे चल के बात करेंगे। इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे लिखोगे आप लोग, टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, तो पहले वाले को भी काउंट करना है, दूसरे वाले को काउंट करना है, और ये सोचना है कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, अभी अलग अलग खड़े दोनों। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी हो जाएगी बच्चों लोग U1, और इसकी कितनी हो जाएगी U2। आपको कंबाइन करके बोलना है, ठीक है। और एनर्जी को किस तरीके से लिखा जाता है, तो बोलोगे सर 3 तरीके होते हैं हमारे पास, या तो इससे लिख लो, या तो इससे लिख लो, या तो इससे लिख लो। 12th क्लास आंसर आपका तीनों से ही आएगा, लेकिन तीनों से ही अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स होता है और टफ होता है, तो हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। नाउ इफ आई आस्क एनी ऑफ द स्टूडेंट टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, तो क्या बोलेगा, बोलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आज ही पढ़ाया है मैंने। यू विल राइट Q स्क्वायर बाय, देखना अच्छे से 2C, तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटी कितनी है Q2, QC1 है ना, और इसको ऐड करेंगे किसके साथ अपन, दूसरे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। यहाँ पे बच्चों 2 और 2 लिख लो, और यही आपका आंसर है, ये शुरुआत वाला एनर्जी आ गया आपका, ठीक है। और जब बच्चे लोग आपको फाइनल लिखने के लिए कोई टीचर अगर वो बोलेगा लिख के दिखाओ फाइनल, तो बोलना भाई साहब फाइनल का मतलब होता है एक कनेक्शन दे दिए गए, यहाँ पे कनेक्शन मैंने दे दिया, मतलब इनको कंबाइन करके पढ़ना है। तो कंबाइन कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, तो बोलोगे सर पैटर्न तो वही रहेगा, Q स्क्वायर बाय बोलो 2C, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा टोटल, कैपेसिटी भी कितनी हो जाएगी टोटल। मान लो घर में 2 बकेट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा आंसर C1 प्लस C2, और ऊपर कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 उसका होल स्क्वायर। 12th क्लास पहले ये 2 लाइनें बताओ समझ में आ रही हैं क्या, उसके बाद में इसको माइनस करके दूंगा। समझ में आया क्या, इनिशियल दोनों को अलग अलग लिखना है और फाइनल दोनों को बच्चों एक साथ लिख देना है, अपना काम ही हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, मैथमेटिकली भी, रियल लाइफ में भी, फिजिक्स में भी, और प्रूफ करके दे दूंगा मैं आपको अभी, डोंट वरी। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, और जो बराबर नहीं है वही हमारा लॉस होता है। इतनी सी बात बच्चों को समझनी है, द थिंग विच इज नॉट इक्वल वही आपका लॉस है। नाउ यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट द इनिशियल एंड द फाइनल टर्म्स। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट पेज पे, मेरा ध्यान देना थोड़ा बच्चों, है ना, लेंदी जाने वाला है ये। डेल्टा यू का फॉर्मूला बोलो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा करते थे अपन, है ना, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लॉस लिख दूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इट शुड बी यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल। तो इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1 प्लस, बोलते जाओ
हाँ या ना, और यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2। और है ना बच्चों, यहाँ पे 2 और लगेगा क्योंकि ये क्यू स्क्वायर बाय 2C का टर्म है। अब तो समझो बात को, क्यू स्क्वायर बाय 2C का टर्म लिखा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट अपन लोग अपना, और अपना आगे काम करते हैं। इन सबके पास बच्चों हाफ है, तो मैं हाफ को बाहर बुला लेता हूँ, है ना। डेल्टा यू निकाल के दे रहा हूँ मैं आप लोगों को 1/2। जेई नीट वाले बच्चों, इसका जो लास्ट आंसर आएगा वो रट लेना आज के आज ही, आपको साल भर काम करेगा। जो फर्स्ट टर्म है उसको कुछ नहीं करना मुझे अभी, तो मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ Q1 स्क्वायर बाय C1। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी बोलो, Q2 स्क्वायर बाय C2। माइनस करके बच्चों नीचे की तरफ लिखा हुआ है यहाँ पे C1 प्लस C2, और ऊपर आ जाएगा मेरा Q1 स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है क्या? हाँ या ना, सभी को आ रहा हुआ इतना तो। बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा C1 C2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा C1 प्लस C2। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें से अगर मैं इस टर्म को पढ़वाऊंगा तो C1 हट जाएगा और बाकी पूरा का पूरा आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही करते हैं ना अपन एलसीएम। पहले एलसीएम करेंगे C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा, उसके बाद लोगे तो बच्चों C1 कट जाएगा, और यहाँ बचेगा अपने पास Q1 स्क्वायर, अंदर बचेगा C2, ब्रैकेट में आ रहा है C1 प्लस C2। मिडिल टर्म के लिए C2 को बच्चों हटा के बात करनी है, तो हो जाएगा C1, है ना, उसमें हो जाएगा Q2 का स्क्वायर, C1 ब्रैकेट में हो जाएगा C1 प्लस C2, और लास्ट टर्म पे बात करोगे तो आएगा आंसर आपका C1 C2 आएगा। वो अंदर कितना आएगा बच्चों, Q1 का स्क्वायर बोलो प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, इसको इस तरह रख देना, है ना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड से फिर लिखना शुरू कर रहा हूँ। डेल्टा यू का टर्म होगा 1/2 आ ही जाएगा, और नीचे की तरफ बच्चों C1 C2, और ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2, ये लास्ट लाइन तक चलेगा। कुछ कैंसिल आउट होंगी चीजें, वो मुझे मुझे करने दो कैंसिल आउट, कैसे करते हैं बच्चे लोग। इस टर्म को ओपन करवाओ मुझे, कैसे करोगे ओपन आप? तो बोलोगे सर कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, Q1 का स्क्वायर तो रहेगा, है ना, और यहाँ आ जाएगा C1 C2, और फिर से हो जाएगा बच्चों Q1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर। ठीक, देखो ना, ये पूरा एक बार अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड करूंगा मैं, ये हो जाएगा Q2 का स्क्वायर, ठीक है, C1 का स्क्वायर, और हो जाएगा बच्चों Q2 का स्क्वायर C1 C2। माइनस करके इसको तीनों बार मल्टीप्लाई करके बोलना है, तो हो जाएगा बच्चों मेरे पास Q1 का स्क्वायर C1 C2 माइनस Q2 का स्क्वायर C1 C2, माइनस करके 2 लगा के Q1 Q2 होगा, और बच्चा लोग C1 C2 होगा। इतना आएगा ये आंसर। फिर आप ढंग से देखोगे तो बच्चों चीजें कैंसिल भी हो रही हैं यहाँ पे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है मुझे बताना। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या अपन को इन दोनों के ऐसा शुरुआत में? तो बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। आया क्या समझ में? देन आई कैन राइट 1/2, एक टर्म बच रही है यहाँ पे, उसका नाम है Q1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म बच रही है बच्चों Q2 स्क्वायर C1 स्क्वायर। राइट, देखो ना बच्चों अच्छे से आप लोग, फर्स्ट वाली टर्म ये बच रही है, सेकंड टर्म ये वाली बच रही है, और लास्ट टर्म बोलो माइनस लगा के 2Q1 Q2, और यहाँ क्या है C1 C2। इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? C1 C2 है ना, और ब्रैकेट में कितना हो गया C1 C2। इस तरह से यहां तक का कर लेना है अपन को। हम लोग को इसके बाद बच्चों क्या करना होता है, टेक आउट निकालना होता है। टेक आउट C1 C2 का होल स्क्वायर बच्चों बाहर निकाल लो पूरे इक्वेशन से, है ना। अब टेक आउट करके बताओ कितना आएगा आपका आंसर। तो बोलोगे सर हाफ, तो हाफ का हाफ रहने दो आप, और नीचे क्या मिल रहा है बोलो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब पहले टर्म से बच्चों C1 C2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो कैसे बाहर आएगा, तो मैं निकाल लेता हूँ C1 C2 का होल स्क्वायर बच्चों, मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। राइट, C1 C2 का स्क्वायर बाहर आ गया है। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, तो बोलोगे सर Q1 का स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, C2 अगर बाहर आ गया और C1 आपने जानबूझ के निकाला है तो C1 का स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक, वही बात सेकंड के साथ हो जाएगी।
तो बोलोगे सर ये हो रहा है Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा C2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से इसको बाहर निकालेंगे तो बोलोगे सर यहाँ पे हो रहा है 2Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा एक C1 और एक C2। 12th क्लास यहां तक का देखो समझ में आया है क्या? तो आगे बताता हूं। आपको कई बार लग रहा हो कि ये सब क्या चल रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि हमको सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। इफ आई टेक C1 प्लस C2 स्क्वायर आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट आई विल लेफ्ट विथ न्यू टर्म्स। वो क्या है बच्चों, एक ये बन जाएगी, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। और आप सबको मालूम है Q बाय C का मतलब क्या होता है, बोलो? V होता है ना। व्हाट इज Q बाय C? V होता है। तो बस अपना काम ही हो गया बच्चों। C1 C2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दो तो आंसर हो गया 1/2। न्यूमरेटर में आएगा आपका C1 C2, नीचे आ रहा है C1 प्लस C2 और अंदर क्या बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ V1 V2। 12th क्लास के बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये आकाश, माधव, श्रेया, आस्था, C1 प्लस C2। तो देखो ना V1 का स्क्वायर लिखा है, V2 का स्क्वायर लिखा हुआ, बस कुछ नहीं करना है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस पे बेस एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, मैं भी करवा दूंगा आप लोगों को, आप समझ जाएंगे सर किसकी बात कर रहे हैं। यहां तक का समझ में आया क्या? याद कैसे रखना है इसको, कैसे करोगे याद? बोलो सर हाफ लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का सबमिशन करेंगे, पहले वाले का पोटेंशियल, दूसरे वाले का पोटेंशियल और स्क्वायर। जेई नीट के बच्चों छोड़ना नहीं इस फॉर्मूले को, हमें इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो डिराइव तो ऑब्वियसली नहीं करना है, हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, 1/2 लिखा अपन ने, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी अकर्ड व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। और इनके बीच में क्या हो जाता है बच्चा लोग, चार्ज जाना शुरू करता है। ठीक है, ये रहा लॉस आपका। डायग्राम देखो ना, यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये आपका लॉस निकल के आया है। तो क्या करना है? सो बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, नंबर 27 है एनसीईआरटी बुक में। एक 4 माइक्रोफेड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज कितना किया गया है बच्चों, 200 वोल्ट तक। उसको वहां से डिस्कनेक्ट करके सप्लाई से, राइट, डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, तो जितना चार्ज होता है ना, वोल्टेज होता है उतना वहां रह जाता है। किसी और से कनेक्ट होगा बच्चों तो वोल्टेज कम होना शुरू होगा उसका। ठीक है, तो बस 4 माइक्रोफेड कौन सी वैल्यू हो जाएगी, तो बोलोगे सर C1 की वैल्यू है। वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर V1 की वैल्यू है। इसको किसी और से कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज कनेक्टेड। 12th क्लास ढंग से देखो बेटा, इट इज कनेक्टेड एंड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर। अनचार्ज का मतलब याद है किसी को? V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। देखो यहाँ सब लिखा भी हुआ है मैंने, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, समझ में आ रहा है। और C1 C2 देखो कितना लिखा हुआ है। और जो आज मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया डेल्टा यू का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे लोग, हाफ लिखते हैं, C1 C2 करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बस आपको एक बार सॉल्व ही करके दे देना था सर को और कुछ नहीं करना था। 1/2 लिख रहा हूँ बच्चों में। ठीक है, C1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4, माइक्रो का मतलब होता है -6। C2 की हो जाएगी बच्चों वैल्यू 2, माइक्रो का मतलब होता है -6 और यहाँ ऐड कर देंगे तो 4 + 2 हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6। अंदर कितना बचेगा, व्हाट इज V1 12th क्लास 200, V2 कितना है 0 और इसका स्क्वायर कर देंगे। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस। 2 से 2 यहाँ पे निकल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4, ये 3 हो जाएगा। तो बच्चों आ रहा है मेरा 2/3 × 10⁻⁻12 और इसको सॉल्व करेंगे, 200 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, ये 4 × 10⁻4 हो जाएगा ना। ये सॉल्व कर लो तो 8/3 आ जाएगा आंसर और 10⁻, कितना हो जाएगा ये नीचे एक पावर 6 भी होगा ना, तो ऊपर इसको ये 6 कर लेगा, उसमें एक 4 ऐड हो जाएगा। आंसर बोलो फाइनल कितना आना चाहिए, 8/3 × 10⁻, इतने का बच्चा लोग लॉस हुआ है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, इससे ज्यादा मत सोचो आप लोग, ये लॉस का फॉर्मूला होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं फॉर्मूले को, हाफ लिखोगे आप लोग C1 C2 अपॉन, बोलो बच्चों,
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ हो जाएगा V1 माइनस V2 है ना। तो सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैथमेटिकल गलती मत करना, थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी सॉल्व करते करते, एक टाइम के बाद आप लोगों से कम होने लग जाएंगी। ये 4 टूजा मिलकर के 8 बनाया तो 8/3 कर दिया, चाहो तो इसको 2.66 भी करके लिख सकते हो आगे जाके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तक का कर लेंगे सब लोग।